हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 2। स्पिनर्स एंड। जो ठंडी धुंध प्रधानमंत्री की खिड़कियों के बाहर थी वो कई मील दूर एक गंदी नदी के ऊपर भी छाई हुई थी। नदी के किनारे कचरे के ढेर थे। पानी की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। आसपास दुबली पतली लोमड़ी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन तभी एक बहुत हल्की खट की आवाज हुई। एक दुबली पतली नकाबपोश आकृति हवा में से नदी के किनारे प्रकट हो गई। उसका लंबा चोगा घास पर सरसरा रहा था। फिर एक और खट की आवाज हुई। दूसरी नकाबपोश आकृति प्रकट हो गई। उस आकृति ने चिल्लाकर कहा, ठहरो। चिल्लाने की इस कठोर आवाज से लोमड़ी चौंक गई। अब तक वो घास में दुबकी हुई थी, लेकिन अब दहशत में आकर वो उछली और उसने किनारे पर छलांग लगा दी। हरी रोशनी की चमक हुई। एक चीख के साथ लोमड़ी जमीन पर गिर गई। वो मर चुकी थी। दूसरी आकृति ने अपने पैर से उसे पलटा। बस लोमड़ी है, मुझे लगा था कोई और होगा। बहना जरा ठहरो। नकाब के नीचे से किसी महिला की आवाज आई। उसके आगे आगे जाने वाली महिला रोशनी की चमक को देखकर ठहर गई थी, लेकिन अब भी वो उस किनारे पर ऊपर जा रही थी जहां लोमड़ी अभी अभी गिरी थी। नरसिसा बहन, मेरी बात सुनो। दूसरी महिला ने पहली महिला का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया। वापस लौट जाओ बेला, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हारी बात सुन चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अकेला छोड़ दो। नरसिसा अब किनारे के ऊपर पहुंच गई थी जहां पुरानी रेलिंग नदी को एक सकरी सड़क से अलग करती थी। बेला तत्काल उसके पीछे चल दी। चलते समय वे सड़क किनारे बने ईंट के खंडहर मकानों को देखती रही जिनकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थी। बेला ने हिकारत भरी आवाज में कहा, वो यहाँ रहता है? यहाँ इस मगलू तबेले में? नरसिसा उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो जंग लगी रेलिंगों के बीच की एक दरार में से निकलकर तेजी से सड़क की तरफ जा रही थी। बहन सुनो तो सही, रुको। बेला नरसिसा के पीछे चल दी। उसका चोगा लहरा रहा था। दोनों महिलाएं रोशनी के टुकड़े और गहरे अंधेरे के बीच तेज तेज चल रही थी। मोड़ पर बेला ने नरसिसा को पकड़ लिया। इस बार वो उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो गई। उसे घुमा दिया ताकि दोनों आमने सामने हो जाए। बहन, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। शैतानी शहंशाह भी तो उस पर भरोसा करते हैं, है ना? मुझे लगता है गलत भरोसा करते हैं। उसकी आंखें नकाब के नीचे से चारों तरफ घूम कर देख रही थी। कोई बात तो नहीं सुन रहा। चाहे जो भी हो, हमें चेतावनी दी गई है, हम ये योजना किसी को ना बताएं। ऐसा करना शैतानी शहंशाह के आदेश की अवहेलना होगी। मुझे छोड़ दो बेला। नरसिसा गुर्राई। उसने अपने चोगे के नीचे से छड़ी निकालकर बेला के चेहरे की तरफ लहरा दी। तुम अपनी बहन पर वार करोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस वक्त कुछ भी कर सकती हूँ, नरसिसा ने बौखलाए आवाज में कहा। छड़ी चाकू की तरह नीचे की, जिससे रोशनी की एक और चमक हुई। बेला ने अपनी बहन को इस तरह छोड़ दिया जैसे जल गई हो। नरसिसा! लेकिन नरसिसा आगे जा चुकी थी। वो ईंट के मकानों की वीरान भूल भुलैया में और अंदर पहुंच गई। आखिर नरसिसा स्पिनर्स एंड नाम की सड़क पर पहुंच गई जहां मिल की ऊंची ऊंची चिमनियां किसी दैत्याकार उंगली की तरह खड़ी दिख रही थी। बंद और टूटी खिड़कियों के पास से गुजरते समय उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। वो सड़क पर बने आखिरी मकान में पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, तब तक बेला बड़बड़ाती हुई उसके पास आ गई। गंदी नदी से आती हुई बदबू रात की हवा में भरी हुई थी। कुछ पल बाद उन्हें दरवाजे के पीछे हलचल सुनाई दी। थोड़ा सा खुल गया। एक आदमी की हल्की सी झलक दिखाई दी, जिसके लंबे काले बाल पीले चेहरे और काली आंखों के ऊपर पर्दों की तरह झूल रहे थे। नरसिसा ने अपना नकाब पलट दिया। उसका चेहरा इतना पीला था कि अंधेरे में चमक रहा था। नरसिसा? उस आदमी ने दरवाजे को थोड़ा ज्यादा खोलते हुए कहा, जिससे नरसिसा और उसकी बहन पर रोशनी पड़ने लगी। कितना सुखद आश्चर्य है। सेवरस, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? बहुत जरूरी बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्नैप उन्हें जगह देने के लिए पीछे हट गए। नकाबपोश बेला बिना आमंत्रण के अंदर जाने लगी। पास से गुजरते समय उसने रूखे स्वर में कहा, स्नैप। स्नैप बोले, बेलाट्रिक्स। उनका पतला मुंह थोड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान में सिकुड़ गया। दरवाजा धड़ से बंद हो गया। वो एक छोटे सिटिंग रूम में पहुंच गए जो अंधेरी कोठरी जैसा लग रहा था। दीवारें पुस्तकों से ढकी हुई थी। ज्यादातर पुस्तकों पर चमड़े के पुराने काले या भूरे कवर चढ़े थे। एक जर्जर सोफा था, एक पुरानी कुर्सी थी, एक खटारा टेबल भी थी। स्नैप ने नरसिसा को सोफे पर बैठने का इशारा किया। नरसिसा ने अपना चोगा उतार कर एक तरफ रख दिया, बैठ गई। बेलाट्रिक्स ने अपना नकाब हटाया। उसकी बहन नरसिसा गोरी थी जबकि वो सांवली थी। उसकी पलकें भारी थी, जबड़ा उभरा हुआ था।
नार्सिसा के पीछे खड़े होने के लिए जाते समय उसने स्नैप पर से अपनी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटाई। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? स्नैप ने पूछा। दोनों बहनों की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नार्सिसा ने पूछा, हम अकेले हैं, है ना? हाँ, जाहिर है। देखो, वर्मटेल यहाँ है, लेकिन हम कीड़े मकोड़ों की परवाह नहीं करेंगे, है ना? उन्होंने अपनी छड़ी अपने पीछे की पुस्तक की दीवार की तरफ लहराई। तत्काल धमाका हुआ। पीछे छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। वहां एक सकरी सीढ़ी नजर आई जिस पर एक नाटा आदमी खड़ा था। इसने अपनी अलसाई आवाज में कहा, वर्मटेल, जैसा तुम्हें एहसास हो गया होगा, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। नाटा आदमी झुककर कुछ सीढ़ियां उतरा और कमरे में आ गया। नार्सिसा, उसने चू चू करती आवाज में कहा, कितना बढ़िया है। इसने बोले, वर्मटेल हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आएगा, इसके बाद अपने बेडरूम में चला जाएगा। वर्मटेल ने इस तरह आ भरी जैसे इसने अपनी कोई चीज फेंक कर मार दी हो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, उसने कहा, लेकिन उसने स्नैप से नजरें नहीं मिलाई। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शैतानी शहंशाह ने तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा है। हाँ, मदद के लिए भेजा है, तुम्हारे ड्रिंक्स और तुम्हारा घर साफ करने के लिए नहीं। वर्मटेल, मुझे पता नहीं था तुम इससे ज्यादा खतरनाक कामों में दिलचस्पी रखते हो। इसका आसानी से इंतजाम किया जा सकता है। मैं शैतानी शहंशाह से बात कर लूंगा। अगर मैं चाहूं तो मैं खुद भी बात कर सकता हूँ। जाहिर है तुम कर सकते हो, लेकिन जाओ पहले ड्रिंक्स लेके आओ। वर्मटेल एक पल के लिए झिझका। ऐसा लगा जैसे वो बहस करना चाहता हो, लेकिन फिर वो मुड़ा और छिपे हुए दरवाजे से चला गया। उन्हें दरवाजा भड़बड़ाने की और गिलासों की खनकने की आवाज आई। कुछ ही पलों बाद वो लौट आया। उसके हाथ में ट्रे थी जिस पर एक धूल खाई बोतल और 3 गिलास थे। उसने ट्रे जर्जर टेबल पर पटक दी। तेजी से चला गया। जाते जाते वो अपने पीछे पुस्तकों से ढके दरवाजे को धड़ाम से बंद कर गया। इसने अपने खून जैसी लाल शराब 3 गिलासों में भरी और दोनों बहनों को एक एक गिलास पकड़ा दिया। शैतानी शहंशाह के नाम, इसने अपने अपना गिलास उठाकर उसे खाली करते हुए कहा। दोनों बहनों ने भी ऐसा किया। इसने अपने गिलास दोबारा भर दिए। जब नार्सिसा ने अपना दूसरा गिलास खत्म कर लिया तो वो तेजी से बोली, सेवरस, मुझे इस तरह यहाँ आने का अफसोस है, लेकिन मुझे तुमसे मिलना था। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसने अपने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। अपनी छड़ी सीढ़ियों वाले छिपे दरवाजे की तरफ की। एक तेज धमाका और चीख सुनाई दी। फिर वर्मटेल की तेजी से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। माफी चाहता हूँ। कुछ समय से वो दरवाजों के पीछे छिपकर बातें सुनने लगा है। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करता है। हाँ, तो तुम कुछ कह रही थी नार्सिसा? सेवरस, मैं जानती हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझसे कहा गया था कि ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं, लेकिन तब तो तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, बेलाट्रिक्स ने गुर्राते हुए कहा। इस बात का क्या मतलब है बेलाट्रिक्स? इसने अपने व्यंग से कहा। इस बात का मतलब यह है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। नार्सिसा ने सुबकने जैसी आवाज निकाली। चेहरा हाथों में छिपा लिया। इसने अपने कहा, नार्सिसा, मुझे लगता है हमें पहले वो सुन लेना चाहिए जो बेलाट्रिक्स कहने के लिए बेताब है। इसे वो बार बार बीच में बाधा नहीं डालेगी। अच्छा, तो बताओ बेलाट्रिक्स, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? सैकड़ों कारण है। कहां से शुरू करूं? जब शैतानी शहंशाह का पतन हुआ उस वक्त तुम कहां थे? जब वो गायब हो गए तुमने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे जब तुम डंबलडोर की जेब में थे? तुमने शैतानी शहंशाह को पारस पत्थर हासिल करने से क्यों रोका? जब शैतानी शहंशाह का पुनर्जन्म हुआ तो तुम फौरन उनके पास क्यों नहीं पहुंचे? तुम कुछ सप्ताह पहले कहां थे जब हम शैतानी शहंशाह की भविष्यवाणियां हासिल करने के लिए युद्ध कर रहे थे? हैरी पॉटर जिंदा क्यों है जबकि वो 5 साल से तुम्हारे रहमो करम पर है? वो चुप हो गई। स्नैप मुस्कुराए। इन सवालों के जवाब देने से पहले, ओ हाँ बेलाट्रिक्स, मैं इनका जवाब दूंगा। तुम मेरे ये शब्द उन लोगों तक पहुंचा देना जो मेरे पीठ पीछे कानाफूसी करते हैं। मेरे विश्वासघात की झूठी कहानियां शैतानी शहंशाह तक पहुंचाते हैं। बहरहाल, तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम सचमुच ऐसा समझती हो शैतानी शहंशाह ने मुझसे ये सभी सवाल नहीं पूछे होंगे? और मैं अगर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया होता तो क्या मैं तुम्हारे सामने बैठा होता? वो झिझकी। मैं जानती हूँ वो तुम पर यकीन करते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है वो गलती कर रहे हैं, या कि मैंने किसी तरह उन्हें चकमा दे दिया है, मूर्ख बना दिया है? जो दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं और संसार के सबसे निपुण गुप्त घुसपैठी हैं,
बेलाट्रिक्स कुछ नहीं बोली, लेकिन वो परेशान दिख रही थी। स्नेप ने इस बात पर जोर नहीं दिया। उसने अपना गिलास दोबारा उठाकर उसमें से एक घूंट पिया और आगे बोलने लगे। तुमने पूछा कि शैतानी शहंशाह का पतन हुआ तब मैं कहाँ था। मैं वहीं था जहां मुझे रहने का आदेश दिया गया था, हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में। तुम्हें पता होगा मैं वहां शैतानी शहंशाह के आदेश पर गया था। बेलाट्रिक्स ने हल्के से सिर हिलाया, मुंह खोला, लेकिन स्नैप ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुमने मुझसे पूछा कि जब वो गायब हुए थे तो मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। उसी कारण से जिस कारण एवरी, याक्सले, कैरो दंपत्ति, ग्रेबैक, लूसियस, उन्होंने अपना सिर हल्के से नर्सिसा की तरफ हिलाया और कई अन्य लोगों ने उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की। मुझे यकीन था कि वो खत्म हो चुके हैं। मुझे इस बात पर गर्व नहीं है, मैं गलत समझा था, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन मैं उनके साथ थी। मैंने उनके खातिर कई साल अज़्क़बान में बिताए हैं। हाँ, सचमुच बहुत प्रशंसनीय है। जाहिर है तुम जेल में उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा प्रयास बेशक सराहनीय था। प्रयास? जब मैं दम पिशाचों की यातना झेल रही थी, तुम हॉगवर्ट्स में डंबलडोर के पालतू कुत्ते बनकर चैन से रह रहे थे। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे गुप्त कलाओं से रक्षा की टीचर का पद कभी नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद इससे मैं पुराने दौर में पहुंच सकता हूं, मैं अपने पुराने तरीकों के प्रलोभन में फंस सकता हूं। तो अपने प्रिय विषय को ना पढ़ा पाना ही वो त्याग था जो तुमने शैतानी शहंशाह के लिए किया? बेलाट्रिक्स ने व्यंग से पूछा। क्या तब भी तुम उस मालिक के लिए डंबलडोर की जासूसी कर रहे थे जिसे तुमने मरा हुआ मान लिया था? नहीं। हालांकि शैतानी शहंशाह इस बारे में खुश थे कि मैंने वो जगह नहीं छोड़ी। जब वो लौटे तो मैं उन्हें डंबलडोर के बारे में 16 साल की जानकारी दे सकता था, जो उनके लिए कहीं ज्यादा अच्छा उपहार था, बजाय इन यादों के कि अज़्क़बान कितनी बुरी जगह है। लेकिन तुम वहीं रुके रहे। हाँ बेलाट्रिक्स, मैं वहीं रुका रहा। मेरे पास एक आरामदेह नौकरी थी जिसे मैं अज़्क़बान जाने से ज्यादा पसंद करता था। तुम जानती हो, मंत्रालय के लोग प्राण भक्षियों को पकड़ रहे थे। डंबलडोर के संरक्षण की वजह से मैं जेल जाने से बच गया। ये संरक्षण लाभदायक था, मैंने इसका इस्तेमाल किया। मैं दोहराता हूँ, शैतानी शहंशाह मेरे वहां रुकने से नाखुश नहीं है। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों नाखुश हो। मुझे लगता है तुम इसके बाद ये जानना चाहती हो, उन्होंने जोर से कहा, क्योंकि बेलाट्रिक्स उनकी बात काटने के मूड में दिख रही थी, कि मैं शैतानी शहंशाह और पारस पत्थर के बीच क्यों आया। इसका जवाब आसानी से दिया जा सकता है। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। तुम्हारी ही तरह उन्होंने सोचा था कि मैं वफादार प्राण भक्षी के बजाय डंबलडोर के हाथों की कठपुतली बन गया था। वो दुखद स्थिति में थे, कमजोर थे और एक घटिया जादूगर के शरीर में रह रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक पूर्व समर्थक के सामने खुद को उजागर कर दें, क्योंकि हो सकता था कि वो समर्थक उन्हें डंबलडोर या मंत्रालय के हाथों पकड़वा देता। मुझे इस बात का गहरा दुख है, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, नहीं तो वो 3 साल पहले शक्तिशाली बन गए होते। बहरहाल मैंने सिर्फ लालची और घटिया क्विरेल को पारस पत्थर चुराने की कोशिश करते देखा था। मैंने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। बेलाट्रिक्स ने इस तरह मुंह सिकोड़ लिया जैसे कोई कड़वी दवा पी ली हो। लेकिन जब वो वापस लौटे तो तुम उनके पास नहीं पहुंचे। जब तुम्हें शैतानी निशान जलता महसूस हुआ, तुम फौरन नहीं पहुंचे। सही कहा, मैं 2 घंटे बाद पहुंचा था, डंबलडोर के आदेश पर। डंबलडोर के? ने अपने एक बार फिर अधीरता से कहा। सोचो, जरा सोचो। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे इंतजार करके मैंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि मैं हॉगवर्ट्स में भविष्य में जासूसी कर सकता हूँ। डंबलडोर को ये समझने दिया कि मैं सिर्फ उनके आदेशों के कारण ही शैतानी शहंशाह के पास जा रहा हूँ। उसके बाद से मैं शैतानी शहंशाह को डंबलडोर और माया पंछी के समूह के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सोचो बेलाट्रिक्स, सोचो। शैतानी निशान महीनों से गहरा होता जा रहा था। मैं जानता था शैतानी शहंशाह लौटने वाले हैं। मेरे पास अगला कदम उठाने की योजना बनाने का पूरा मौका था। मैं कार का रोफ की तरह भाग सकता था, है ना? मैंने शैतानी शहंशाह को बता दिया कि मैं वफादार हूँ, हालांकि डंबलडोर मुझे अपना आदमी मानते थे। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि ये सुनकर मेरे देर से आने पर शैतानी शहंशाह का शुरुआती गुस्सा काफुर हो गया था। उन्होंने ये मान लिया था कि मैं उन्हें पूरी तरह छोड़ चुका हूँ, लेकिन वो गलत थे। बेलाट्रिक्स ने व्यंग से कहा, लेकिन तुम किस काम के थे? तुमने हमें कौन सी उपयोगी जानकारी दी है?
मैं सीधे शैतानी शहंशाह को देता हूँ जानकारी। अगर वो तुम्हें कुछ नहीं बताते हैं तो वो मुझे हर बात बताते हैं, बेलाट्रिक्स ने एकाएक तैश में आते हुए कहा। वो मुझे अपना सबसे वफादार, सबसे निष्ठावान। क्या सचमुच? स्नैप ने कहा। उनकी आवाज में अविश्वास की झलक थी। क्या वो मंत्रालय के तुम्हारे असफल अभियान के बाद भी ऐसा करते हैं? बेलाट्रिक्स का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, ये मेरी गलती नहीं थी। शैतानी शहंशाह ने अतीत में मुझे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपे थे। अगर लूसियस गड़बड़ नहीं करता। नार्सिसा अपनी बहन को देखते हुए धीमी और खतरनाक आवाज में बोली, तुम मेरे पति को दोष देने की हिम्मत मत करना। इसने अपने रेशमी अंदाज में कहा, दोष देने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया वो हो गया। हाँ, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम एक बार फिर गायब थे जबकि हम लोग खतरों से जूझ रहे थे, है ना स्नैप? बेलाट्रिक्स आवेश में बोली। मुझे पीछे रुकने का आदेश दिया गया था। शायद तुम शैतानी शहंशाह से सहमत नहीं हो। शायद तुम्हें लगता है कि अगर मैं प्राण भक्षियों के समूह में शामिल होकर माया पंछी के समूह से लड़ने जाता तो डंबलडोर का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। और मुझे माफ करना, तुम किन खतरों की बात कर रही हो? तुम लोग सिर्फ 6 बच्चों से मुकाबला कर रहे थे, है ना? जैसा तुम अच्छी तरह जानते हो, कुछ ही समय बाद माया पंछी का आधा समूह उन्हें बचाने के लिए आ गया था। और जब हम माया पंछी के समूह के बारे में बात कर ही रहे हैं तो तुम अब भी ये दावा करते हो कि तुम इसके मुख्यालय का पता ठिकाना नहीं बता सकते, है ना? मैं गुप्त रक्षक नहीं हूं। मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता, ये तुम जानती हो। ये सम्मोहन किस तरह काम करता है। मैंने शैतानी शहंशाह को समूह के बारे में जो जानकारी दी है उससे वो संतुष्ट है। उसी जानकारी के कारण एमेलिन वेंस कुछ समय पहले पकड़ा और मारा गया था। उसी जानकारी की वजह से निश्चित रूप से सीरियस ब्लैक को खत्म करने में मदद मिली थी। हालांकि उसकी मौत का श्रेय मैं तुम्हें देता हूँ। इसने अपने सिर झुकाया, बेलाट्रिक्स के नाम जाम उठाया। बहरहाल बेलाट्रिक्स के चेहरे का भाव नरम नहीं हुआ। तुम मेरे आखिरी सवाल से बच रहे हो स्नैप। पिछले 5 सालों में तुम हैरी पॉटर को मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या तुमने ये बात शैतानी शहंशाह से पूछी थी? वो कुछ समय से मैं तुमसे पूछ रही हूँ स्नैप। अगर मैंने हैरी पॉटर की हत्या कर दी होती तो शैतानी शहंशाह के पुनर्जीवित और अजय बनने के लिए उसके खून का उपयोग नहीं हो सकता। उसने ताना मारते हुए कहा, तो तुम्हारा दावा है कि तुम उस लड़की की उपयोगिता का अनुमान पहले से ही कर रहे थे? मैं दावा नहीं कर रहा था, मुझे उनकी योजनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं, मेरी राय में शैतानी शहंशाह खत्म हो चुके थे। मैं तो सिर्फ ये स्पष्ट कर रहा हूं कि शैतानी शहंशाह को पॉटर के बचने पर अफसोस क्यों नहीं हुआ, कम से कम 1 साल पहले तक। लेकिन तुमने उसे जिंदा क्यों रहने दिया? क्या तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझी? मैं सिर्फ डंबलडोर के संरक्षण की वजह से अज़्काबान से बाहर था। अगर मैं उनके प्रिय विद्यार्थी की हत्या कर देता तो वो मेरे खिलाफ हो जाते। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जब पॉटर पहली बार हॉगवर्ट्स आया था तो उसके बारे में कई कहानियां उड़ रही थी। इस तरह की अफवाहें कि वो खुद एक बड़ा शैतानी जादूगर है। दरअसल शैतानी शहंशाह के कई पुराने समर्थकों ने सोचा था कि पॉटर वो धुरी बन सकता है जिसके चारों तरफ हम एक बार फिर इकट्ठे हो सकते हैं। मेरे मन में भी जिज्ञासा थी, इसलिए मैं उसे महल में कदम रखते ही उसे मारना नहीं चाहता था। जाहिर है मैं जल्दी ही जान गया कि उसमें कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है। वो इतने सारे जोखिमों से जूझने में सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है। उसके दोस्त प्रतिभावान थे, वो निहायत ही औसत दर्जे का है। हालांकि अपने पिता की तरह वो भी घमंडी और आत्मसंतुष्ट है। मैंने उसे हॉगवर्ट्स से निकलवाने की पूरी कोशिश की है क्योंकि मैं ये मानता हूं वहां उसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन उसे वहां मारना बहुत बड़ी मूर्खता होती क्योंकि डंबलडोर करीब थे। बेलाट्रिक्स ने पूछा, इस दौरान डंबलडोर को तुम पर कभी शक नहीं हुआ? मैंने बहुत अच्छी तरह नाटक किया और तुम डंबलडोर की सबसे बड़ी कमजोरी को नजरअंदाज कर रही हो। वो लोगों के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में विश्वास करते हैं। जब मैं उनके स्टाफ में पहुंचा तो मैंने गहरे पश्चाताप की कहानी गढ़ी। जब मैंने उन्हें प्राण भक्षी के रूप में बिताए दिनों की दुखद यादें बताईं तो बाहें फैलाकर उन्होंने मेरा स्वागत किया। लेकिन उन्होंने मुझे गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय कभी नहीं पढ़ाने दिया। डंबलडोर बहुत बड़े जादूगर हैं। ओह हाँ, बहुत बड़े। शैतानी शहंशाह खुद ये मानते हैं।
बहरहाल मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि डंबलडोर अब बूढ़े हो चले हैं। पिछले महीने शैतानी शहंशाह के साथ हुई मुठभेड़ ने उन्हें हिला दिया है, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोट लग गई है, जिससे अब उनके हाथ पहले जितनी तेजी से नहीं चलते हैं। लेकिन इन सालों में उन्होंने सेवर्स स्नैप पर भरोसा करना नहीं छोड़ा है कि शैतानी शहंशाह के लिए महत्वपूर्ण है। बेलाट्रिक्स अब भी दुखी दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्नैप पर अगला हमला किस मुद्दे पर करे। उसकी खामोशी का फायदा उठाकर स्नैप उसकी बहन की तरफ मुड़े। तो तुम मुझसे मदद मांगने आई थी नरसिसा? हाँ सेवर्स, मुझे लगता है सिर्फ तुम ही हो जो मदद कर सकते हो। लूसियस जेल में है। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दो बड़े आंसू पलकों के नीचे बहने लगे। शैतानी शहंशाह ने मुझे ये किसी को बताने से मना किया था, नार्सिसा ने कहा, हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो चाहते हैं कि ये योजना किसी को पता न चले। ये बहुत गोपनीय है, लेकिन अगर उन्होंने मना किया है तो तुम्हें इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। शैतानी शहंशाह का हर शब्द कानून है। नार्सिसा ने आह भरी, जैसे स्नैप ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। बेलाट्रिक्स वहां आने के बाद पहली बार संतुष्ट दिख रही थी। ये लो, उसने विजयी भाव से अपनी बहन से कहा। यहाँ तक कि स्नैप का भी यही कहना है, तुम्हें चुप रहना चाहिए। लेकिन स्नैप उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मुड़कर नार्सिसा की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा। देखो, मुझे योजना के बारे में मालूम है। मैं उन चुनिंदा लोगों में हूँ जिन्हें शैतानी शहंशाह ने ये बात बताई है। तो मुझे बताने से शैतानी शहंशाह के आदेश की बहुत बड़ी अवहेलना नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें इसके बारे में जरूर मालूम होगा। वो तुम पर बहुत भरोसा करते हैं सेवर्स, नार्सिसा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तुम योजना के बारे में जानते हो? बेलाट्रिक्स ने कहा, और संतुष्टि की जगह उसके चेहरे पर चिढ़ का भाव आ गया। तुम जानते हो? निश्चित रूप से। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ नार्सिसा? अगर तुम कल्पना कर रही हो कि मैं शैतानी शहंशाह के फैसले को बदलवा सकता हूँ तो उसकी कोई उम्मीद नहीं है। सेवर्स, उसने फुसफुसा कर कहा। उसके पीले गालों पर आंसू बहने लगे। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा। ड्रैको को गर्व होना चाहिए, बेलाट्रिक्स ने भावहीन अंदाज में कहा। शैतानी शहंशाह उसे बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। नार्सिसा रोने लगी और आग्रह भरी निगाह से स्नैप की तरफ देखती रही। वो अभी सिर्फ 16 साल का है। उसे जरा भी पता नहीं है कि आगे क्या है। क्यों सेवर्स? मेरा ही बेटा क्यों? ये काम बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ ये लूसियस की गलती की सजा है। स्नैप कुछ नहीं बोले। उसके आंसुओं पर से नजर हटा ली। बहरहाल वो ये नाटक नहीं कर सकते थे कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। नार्सिसा बोलती रही। तो उन्होंने ड्रैको को इसीलिए चुना है ना? लूसियस को सजा देने के लिए। इसने अपने अब भी दूसरी तरफ देखते हुए कहा, अगर ड्रैको सफल हो जाता है तो उसे सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन वो सफल नहीं होगा। वो कैसे सफल हो सकता है जबकि शैतानी शहंशाह खुद? बेलाट्रिक्स ने तेजी से सांस खींची। नार्सिसा बाकी के शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब तक कोई सफल नहीं हुआ है सेवर्स। प्लीज, तुम हमेशा से ड्रैको के सबसे प्रिय शिक्षक रहे हो। तुम लूसियस के पुराने दोस्त हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम शैतानी शहंशाह के प्रिय हो, उनके सबसे विश्वस्त सलाहकार हो। क्या तुम उनसे बात करोगे? उन्हें राजी करोगे? शैतानी शहंशाह कभी राजी नहीं होंगे, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि उन्हें राजी करने की कोशिश करूं। इसने अपने सपाट तरीके से कहा। मैं ये नाटक नहीं करूंगा कि शैतानी शहंशाह लूसियस से नाराज नहीं है। लूसियस उस अभियान का मुखिया था। उसने खुद को पकड़वा दिया, दूसरों को पकड़वा दिया, और भविष्यवाणी नहीं ला पाया। हाँ नार्सिसा, शहंशाह सचमुच नाराज हैं, बहुत नाराज। तो मेरा अंदाजा सही था। उन्होंने ड्रैको को प्रतिशोध में चुना है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो सफल हो। वो चाहते हैं कि वो कोशिश करते हुए मारा जाए। नार्सिसा ने रुंधे गले से कहा। जब इसने कुछ नहीं बोले तो नार्सिसा का बचा खुचा संयम जवाब दे गया। वो लड़खड़ाती हुई स्नैप की तरफ बढ़ी। उसने उनका दुशाला पकड़ लिया। उसका चेहरा स्नैप के चेहरे के करीब था। उसके आंसू उसके सीने पर टपक रहे थे। उसने सांस खींचते हुए कहा, तुम ये काम कर सकते हो सेवर्स। ड्रैको की बजाय तुम ये काम कर सकते हो। तुम कामयाब हो जाओगे और वो तुम्हें सबसे ज्यादा सम्मान देंगे। स्नैप ने उसकी कलाइयां पकड़कर उसके हाथ दूर हटाए। उसके आंसू सने चेहरे को देखते हुए बोले, मुझे लगता है कि वो ये काम अंत में मुझसे ही करवाना चाहते हैं, लेकिन वो
ठान चुके हैं, ड्रैको को कोशिश करनी चाहिए। देखो, अगर ड्रैको सफल हो जाता है, जिसकी संभावना कम है, तो मैं हॉगवर्ट्स में थोड़े ज्यादा समय तक रह सकता हूँ और जासूसी की अपनी उपयोगी भूमिका निभा सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, अगर ड्रैको मर जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैतानी शहंशाह बहुत नाराज है, वो भविष्यवाणी नहीं सुन पाए। नार्सिसा, मेरी तरह तुम भी अच्छे से जानती हो, वो आसानी से माफ नहीं करते हैं। नार्सिसा स्नैप के कदमों पर गिर गई और सुबकने लगी। मेरा इकलौता बेटा, मेरा इकलौता बेटा। तुम्हें गर्व होना चाहिए। अगर मेरे बेटे होते तो मैं उन सभी को खुशी खुशी शैतानी शहंशाह की सेवा में लगा देती, बेलाट्रिक्स ने बेरहमी से कहा। नार्सिसा ने हताशा भरी चीख निकाली, अपने लंबे सुनहरे बाल पकड़ लिए। स्नैप ने झुकाकर उसे उठाया और वापस सोफे की तरफ ले गए। नार्सिसा, बहुत हो गया। उन्होंने गिलास में शराब डालते हुए उसके हाथ में पकड़ा दिया। इसे पी लो और मेरी बात सुनो। हो सकता है कि मैं ड्रैको की मदद कर दूं। सेवरस, ओह सेवरस, तुम उसकी मदद करोगे, उसका ध्यान रखोगे, देखोगे कि उसे कोई नुकसान न हो। मैं कोशिश करूंगा। नार्सिसा ने अपना गिलास दूर फेंक दिया। सोफे से फिसलकर स्नैप के पैरों के पास बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों में स्नैप का हाथ लेकर उस पर अपने होंठ रख दिए। अगर तुम उसकी रक्षा करने का वादा करो सेवरस, क्या तुम कसम खाने को तैयार हो? क्या तुम अटूट कसम खाने को तैयार हो? अटूट कसम? स्नैप का भाव सपाट था, उसे समझा नहीं जा सकता था। बहरहाल बेलाट्रिक्स विजयी अंदाज में खिलखिलाई। तुमने सुना नहीं नार्सिसा, वो कोशिश करेगा। वही खोखले शब्द, वही काम से बचकर फिसल जाना। ओह, जाहिर है शैतानी शहंशाह के आदेश पर। स्नैप ने बेलाट्रिक्स की तरफ नहीं देखा। वो धीरे से बोले, निश्चित रूप से नार्सिसा, मैं अटूट कसम खाने को तैयार हूँ। शायद तुम्हारी बहन हमारी बंधनकारी बनने को तैयार हो जाए। बेलाट्रिक्स का मुंह खुला रह गया। स्नैप नीचे झुककर नार्सिसा के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। बेलाट्रिक्स की हैरान निगाह के नीचे उन दोनों ने एक दूसरे का दायां हाथ पकड़ लिया। स्नैप ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें अपनी छड़ी की जरूरत पड़ेगी बेलाट्रिक्स। बेलाट्रिक्स ने हैरान दिखते हुए छड़ी निकाल ली। तुम्हें थोड़ा और पास आना होगा, स्नैप ने कहा। बेलाट्रिक्स आगे की तरफ आ गई ताकि वह उनके ऊपर खड़ी रहे। उसने उनके जुड़े हाथों पर अपनी छड़ी की नोक रख दी। नार्सिसा बोली, सेवरस, मेरा बेटा ड्रैको जब शैतानी शहंशाह की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेगा तो क्या तुम उस पर नजर रखोगे? रखूंगा, स्नैप ने कहा। छड़ी से एक पतली लपट निकली, लाल सुर्ख तार की तरह उनके हाथ के चारों तरफ बंध गई। क्या तुम अपनी पूरी क्षमता से उसे नुकसान से बचाओगे? बचाऊंगा, स्नैप ने कहा। छड़ी से एक और लपट निकली, पहली लपट से जुड़ गई। और अगर जरूरत पड़े, अगर ऐसा लगे कि ड्रैको असफल हो जाएगा, नार्सिसा फुसफुसाकर बोली। स्नैप का हाथ उसके हाथ के भीतर कांपा, लेकिन उन्होंने उसे दूर नहीं हटाया। तो क्या तुम वो काम करोगे जो शैतानी शहंशाह ने ड्रैको को करने का आदेश दिया है? एक पल के लिए खामोशी छाई रही। बेलाट्रिक्स आंखें फाड़ कर देखने लगी। उसकी छड़ी की नोक उनके जुड़े हाथों पर थी। करूंगा, स्नैप ने कहा। बेलाट्रिक्स की छड़ी से निकली तीसरी लपट की रोशनी में उसका हैरान चेहरा चमकने लगा। ये लपट बाकी लपटों के साथ मिल गई। उसने उन दोनों के जुड़े हुए हाथों को रस्सी की तरह, आग वाले सांप की तरह बांध दिया।